नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम रीजनल न्यूज चैनल। आज हमारे साथ मुंबई से खास मेहमान जुड़े हैं कैप्टन वीरेंद्र मिश्रा जी। कैप्टन वीरेंद्र मिश्रा जी के बारे में हम आपको बताते हैं कि सर सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खास बात है जो कैप्टन वीरेंद्र मिश्रा जी के साथ जुड़ी हुई है, उनका समुद्र की लहरों से भी एक खास नाता है। शिपिंग इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से उनको अपने काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी उनका जो जुनून है म्यूजिक इंडस्ट्री में वो हमें देखने को मिल रहा है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है और अपने शो में मुझे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सर हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने अनुभव के बारे में, अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ। मैंने मर्चेंट नेवी में लगभग 17 वर्ष काम किया और मैं 6 साल तक उसमें कैप्टन था और उसके बाद में आईके मशहूर। और अभी अगर देखा जाए तो मेरी खुद की कंपनी है आशमा मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और हम लोग शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वी आर अ मीडिया कंपनी और वी आल्सो डू द रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी। जी सर, अचानक से मर्चेंट नेवी से म्यूजिक इंडस्ट्री में आना बड़ा एक चैलेंजिंग वर्क है। कैसा अनुभव कर रहे हैं सर एकदम से आप? सर मुझे बचपन से ही संगीत सीखने का और गाने का शौक था और मुझे लिखने का भी शौक था। मेरे स्कूल के समय से ही मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ लिखूं और अपना संगीत बनाऊं, अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करूं। तो ये कोई नई चीज नहीं थी, एक ख्वाहिश हमेशा रही है अपने हृदय में और उसी को मैंने पूरा करने की कोशिश की है। जी सर, म्यूजिक आपका शौक है, आपका जुनून है या आपका एक इंटेंशन है, मैं जानना चाहूंगा सर। सर बचपन से स्कूल में जब मैं 3वीं कक्षा में पढ़ता था तभी से मुझे गाने का शौक रहा है और उसके बाद कविताएं लिखने का शौक रहा है। उसी समय छोटी छोटी कविताएं जो थी, देशभक्ति की कविताएं, इस तरह की चीजें मैं लिखा करता था। तो ये सब शौक तो तब था और साथ के साथ पढ़ाई करनी होती है तो वो सब कुछ एक साथ में चलता गया और बाद में अपना कैरियर बनाना होता है आपको। उस दिशा में भी आपको पढ़ाई करनी होती है, लेकिन संगीत मेरी जीवन का हमेशा एक हिस्सा रहा है। जी सर, आपके गीत संगीत को हमने जैसे देखा तो हमने जाना कि आपके जो गीत है, म्यूजिक है आपका, वो देशभक्ति से या हम कहें कि इमोशन से काफ़ी गहरा जुड़ा हुआ है। फैमिली रिलेशनशिप को आप जोड़ते हैं, तो कोई खास वजह है सर इसके पीछे? सर मुझे लगता है कि हम सब इस समाज का हिस्सा हैं, तो ये सारी जो भावनाएं हैं ये तो हमारे अंदर और हमारे इर्द गिर्द में कूट कूट के भरी पड़ी हैं। तो जो कुछ मैं देखता हूं वही लिखता हूं और वही गाता हूं और आप सबका प्यार मिला है सर उसमें। एक बड़ा खास सवाल है सर, क्योंकि आपने लंबा समय मर्चेंट नेवी में गुजारा है, समुद्र की लहरों के बीच में। जब हम देखते हैं कि मर्चेंट नेवी का पूरा प्रोफेशन पानी के बीच में, जब लंबे समय तक परिवार से दूर, अपने फ्रेंड सर्किल से दूर जब कोई इंसान रहता, कैसा अनुभव होता था सर आपको? चारों तरफ पानी है, कैसी लाइफ होती है, उस अनुभव को बताइए सर। सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, एक तो आपका काम होता है और उसमें आप अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं और उस समय आप हर वक्त जो है सिर्फ काम के बारे में नहीं सोचते कि आपको घर की भी याद आती है, अपने दोस्तों की याद आती है। आप लेकिन नई नई चीजों को ऑब्जर्व करते हैं उस समय, है ना, आप नई चीजें देखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, उसमें आपका समय जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं सीखते हुए। तो लेकिन आप कभी भी अपने परिवार से, मानसिक रूप से अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से तो दूर नहीं हो सकते, वो तो संभव नहीं है। तो वो तो घर की याद आती है आपको, अपने अपनों की याद आती है। लेकिन जब इस तरह का अभाव आपकी जिंदगी में आता है तो क्या होता है कि आपको आपको लिखने की अगर आदत हो तो आप उसी चीज को आप लिखते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो जो मेरा एक गीत है सलाम, सैल्यूट द सी फेरर्स, तो इसी के बारे में है
कि जो जिंदगी है एक आम नाविक की, एक सी फेरर की, वो कैसी होती है, कैसी कठिनाइयों से का सामना करना पड़ता है। और उससे काफी मुझे प्रेम मिला अपने उन लोगों से जो मेरे प्रोफेशन में हैं, जो मर्चेंट नेवी के लोग हैं। सर, आप म्यूजिक इंडस्ट्री की किन बड़ी हस्तियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हो? सर, जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तो मैं राज कपूर साहब से बहुत प्रभावित था। उनकी लगभग सभी फिल्में जो जमाने में दूरदर्शन पे आया करती थी, तो वो सब देखा करता था मैं। और उनके पीछे जो आवाज होती थी वो मुकेश जी की होती थी। तो मैं बहुत बड़ा दीवाना, बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ राज कपूर साहब का और मुकेश जी का। और उसी समय में अगर आप देखें तो देवानंद साहब की और शम्मी कपूर साहब की बहुत सारी फिल्में हुआ करती थी, और उनके पीछे आमतौर पे रफी साहब की और किशोर कुमार जी की आवाज होती थी। तो मैं ये वो साल थे मेरे स्कूल के जब मैं इन सब से बहुत प्रभावित था, और आज भी बहुत प्रभावित हूँ। सर, जब आप अपना खुद का म्यूजिक लिखते हैं, उसको बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं, तो किन खास बातों को फोकस करते हैं, या जो ट्रेंड चल रहा है उसी को दोहराते हैं? नहीं, देखिए, एक ट्रेंड के साथ अगर लिखना हो या गाना हो तो फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो आप भेड़ चाल कर रहे हैं, मतलब ये मेरा मानना है। फिर तो वो भेड़ चाल हो जाती है। मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं अगर किसी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं, अपने आप को जोड़ के देख सकता हूं, तो मैं वो चीज लिखता हूं। और मैं अपने उन भावनाओं को जो मेरे अंदर हैं, उनको प्रकट करने का मेरे पास अगर कोई साधन है तो वो है कि मैं लिखूं और उसी को मैं गाऊं। तो ये मेरी सोच है, और इस सोच के साथ मैं गीत को लिखता हूं या गाता हूं। जी। आपका जो अब तक का सबसे बेस्ट गाना आपकी नज़र में कौन सा है, जिसे आप अब हमारे दर्शकों को उसको पेश कर सकते हैं, अपनी अभी लाइव अपनी आवाज में हमें सुना सकते हैं, जो पसंदीदा गाना है आपका? सर देखिए, कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो मेरा पसंदीदा ना हो, या मतलब कोई कम है या कोई ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली सारे गाने बहुत ही मेहनत से बनते हैं, दिल से बनते हैं। एक भावना आती है जिसको आप प्रकट करते हैं। लेकिन आपने कहा है तो मैं एक बात कह सकता हूं कि और अभी मदर्स डे आ रहा है बहुत जल्दी, तो मेरे ख्याल से एक माँ और बेटे का जो प्यार होता है, माँ और बच्चे का प्यार होता है, वो बहुत ही गजब का प्रेम है, वो है ना। उसमें डांट फटकार भी होती है, उसमें प्रेम भी होती है। तो मेरा जो अभी जो मैंने गाना अभी प्रकाशित किया था, गाया था, और अभी मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था, वो था मेरी प्यारी अम्मा। तो उसमें क्या है कि अगर आप कहें तो मैं आपको बताता हूँ गाना शुरू कैसे होता है। कि वो जो हाँ, हमारा जो उसमें कैरेक्टर है वो ये कहता है, नालायक निकम्मा मुझे बोलती है अम्मा, नालायक निकम्मा मुझे बोलती है अम्मा, सुबह सुबह हर रोज मैं देर से उठता हूँ, जरा थोड़ा सा हूँ आलसी और थोड़ा सा सिर फिरा, लेकिन मम्मी को मेरी लगता है बहुत बुरा, नालायक निकम्मा मुझे बोलती है अम्मा। तो क्या है कि हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा कुछ बने, वो बड़ा डिसिप्लिन हो, अनुशासित हो, तो वो सही समय पे उठे, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कुछ बने, तभी तो वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। लेकिन बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हे भगवान, मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है, चैन से जीने नहीं देती। तो ये गाना जो है वो माँ और बेटे, एक परिवार को समर्पित है, जिसमें वो मतलब ये चीजें अपने सारे क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को बता रहा है, जो एक हमारा कैरेक्टर है इस गाने में। लेकिन वो फिर ये भी बताता है कि जब मैं कभी भी किसी भी तरह की मुश्किल में होता हूँ, किसी भी तरह के का मुझे कोई ऐसी समस्या होती है, तो मेरी माँ ही सबसे आगे आती है मेरा बचाव करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मुझे साहस देने के लिए। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद आया है। एक्चुअली देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे अभी 3.5 मिलियन से ऊपर हम लोगों को व्यूज मिल चुके हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं सर, तो बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से।
सर, अचानक से मर्चेंट नेवी से आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए। एक चकाचौंध भरी दुनिया है म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट का एक तरह से बड़ा स्टेशन है। कोई बड़ी खास चुनौती का सामना करना पड़ा बड़ा बदलाव करते समय? कोई बड़ी मुश्किलें, चुनौतियां आई? सर देखिए, पहली बात तो ये कि ये अचानक नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि ये शौक तो मुझे बचपन से था और मैं अभी भी आरटीएम एकेडमी से संगीत सीख रहा हूँ। मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ वहां से। तो कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है, तो शौक हमेशा से था। लेकिन अब ये था कि टाइम मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं, कि आप अपना समय निकालकर आप ये निर्धारित कर लीजिए कि आपको कुछ समय जो है हर रोज वो संगीत को देना है, चाहे वो 2 घंटा हो या 3 घंटा हो। क्योंकि आप सीखते हैं और उसके बाद जब आप बनाते हैं तो आपको अलोकेट करना पड़ता है, इतना समय निर्धारित करना पड़ता है कि मैं इतना समय जरूर संगीत को दूं। तो मैं तो करते जा रहा हूं सर। मेरे लिए तो ये पैशन है, तो इसीलिए कोई चैलेंज वाली बात नहीं है मेरे लिए। जो कुछ बनाता हूं, एक अच्छा सर्कल बन गया है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई इंडस्ट्री में जो अच्छा म्यूजिक अरेंज करते हैं, और ऐसे वीडियोग्राफर हैं जो अच्छा हमारा वीडियो बनाते हैं। तो एक टीम बड़ी अच्छी सी बन गई है और कोई बहुत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा सर, आजकल हम देखते हैं कि काफी भागदौड़ भरा जीवन हो गया है। मैक्सिमम लोग काफी तनाव में जीते हैं। एक संगीत हमारे जीवन को काफी एक तरह से दिशा देने का काम करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे जीवन के लिए जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो किस कदर महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और आपके अनुसार किस तरह हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें तनाव से बाहर ला सकता है। सर देखिए, मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर आपके ही प्रश्न में है। क्योंकि आप कभी भी देखिए, जब भी कभी आप बहुत तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ी देर तक चुप रहते हैं, फिर आप कुछ गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये एक नेचर का रिएक्शन है। आपका म्यूजिशियन होना या सिंगर होना जरूरी नहीं है। हर आदमी गाता है, और हर आदमी की जो आवाज है वो बेसिकली म्यूजिकल आवाज है, संगीतमय आवाज है। तो हम लोग कभी भी ऐसी स्थिति में होते हैं जब कुछ समझ में नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं? अक्सर गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, कोई गीत याद आ जाता है। वो क्या होता है? वो आपको तनाव से दूर लेके जाने की कोशिश करता है। आप खुद कोशिश कर रहे होते हैं उस परिस्थिति से बाहर निकलने की। तो संगीत से अच्छी दवाई तो कोई है ही नहीं। आपको कैसा भी मूड हो, आपका कैसी भी परिस्थिति में हो आप, तो उसे आप अगर अच्छी फीलिंग लेके आना चाहते हैं, अपने आप में अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो जरूरी है कि आप गाना सुने या गाएं, गुनगुनाएं, कुछ भी करें। लेकिन संगीत तो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। कौन से संगीतकारों से आप ज्यादा प्रभावित हो सर? आपके पसंदीदा जो सिंगर हैं वो कौन है सर? सर अगर आप संगीतकार की बात कर रहे हैं तो शंकर जयकिशन साहब जो थे, वो दोनों, उनका मेरे ऊपर में बहुत प्रभाव पड़ा है। क्योंकि मैं राज कपूर साहब की, मैंने आपको बताया कि फिल्में देखा करता था, तो आपको पता ही है ज्यादातर उनकी फिल्में जो थी उनमें संगीत शंकर जयकिशन साहब का हुआ करता था। और अगर आप रफी साहब के गाने देखें तो वो उन्होंने तो खैर बहुत से दूसरे अलग संगीतकारों के लिए गाया है, जैसे कि नौशाद साहब थे, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, मदन मोहन जी थे। तो इन सब कई इतने मैं ये कहूंगा कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं और इतने अमीर हैं इस दिशा में कि जब हम लोग छोटे थे तो एक से एक अच्छे संगीतकार और जो सिंगर्स थे, गायक थे, तो बहुत सारे थे उस समय। जैसे मुकेश जी हो गए, रफी साहब हो गए, किशोर कुमार जी हो गए, तलत महमूद जी हो गए, हेमंत कुमार साहब हो गए, मन्ना डे जी हो गए, है ना। और देखें तो फिर लता मंगेशकर जी हो गई, दीदी हो गई, आशा भोसले जी हो गई। तो हमारे पास उस समय सुनने के लिए इतना कुछ था। तो कोई भी आदमी जो संगीत प्रेमी था वो चाहे तो पूरा दिन संगीत सुन सकता था। इतनी वैरायटी और इतना मीनिंगफुल, इतना अर्थ था उस संगीत का। जी, क्या खास लक्ष्य रखा है सर आपने अपने आप को एक लेवल
तक पहुंचने के लिए क्या क्या लक्ष्य है आपके माइंड में? सर कोई लक्ष्य नहीं है, मेरे मेरे सामने कोई लक्ष्य नहीं है। मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा संगीत सीखना चाहता हूं। जब तक जीवित हूं तब तक मैं संगीत सीखता रहूंगा और गाता रहूंगा, लिखता रहूंगा। यही लक्ष्य है। और कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे कोई मशहूर होना है या कमाना है या कुछ और करना है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है सर। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे गाने बनाऊं और लोग उसको एंजॉय करें, थोड़ा सा प्रेम दुनिया में घोल दूं। अपने गीत संगीत के जरिए, अपने लेखन के जरिए समाज में, देश में किस बड़े बदलाव की उम्मीद करते हो सर आप? सर देखिए, गीत जब आप लिखते हैं या गाते हैं, उसके उद्देश्य कई हो सकते हैं। एक तो मनोरंजन हो सकता है, और जैसे कि आपने कहा कि एक बदलाव लाया जा सकता है समाज में, देश में एक परिवर्तन लाया जा सकता है। ये दोनों ही बहुत ही अहम पहलू हैं। अगर आप कहें तो समय समय पर देशभक्ति की भावना के ऊपर में लिखना, समाज के विषयों पर लिखना जरूरी है। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप दूसरी तरह के विषय जो हैं, सामाजिक विषय हो गए, प्रेम से के विषय पर हो गया, तो इन सब चीजों के ऊपर भी लिखना जरूरी है। दोनों ही तरह के जो विषय हैं वो बहुत जरूरी हैं। मतलब म्यूजिक शुड बी फॉर एंटरटेनमेंट, म्यूजिक शुड आल्सो बी फॉर अ कॉज। मैं मानता हूं ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। सर अभी आप सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्शन भी करते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो एक्टिंग में, अभिनय में अगर आपको अवसर मिलता है, या मूवी डायरेक्शन के लिए अगर आपको मौका मिलता है, तो क्या हम ऐसी संभावना फ्यूचर में देख सकते हैं आपके लिए? सर देखिए, मना तो लाइफ में किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता हूं। लेकिन मेरा जो अभी पूरी तरह से फोकस है वो सिर्फ संगीत में है। मैं सिर्फ गीत लिखना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं, गाना चाहता हूं, और आप सबका बहुत प्रेम चाहता हूं। आप सर मुंबई से हैं, बॉलीवुड नगरी है। बॉलीवुड का जो मौजूदा प्रोस्पेक्टस है, अभी धुरंधर मूवी आई थी, उसने एक तरह से पूरी प्रोस्पेक्टस को बदल के रख दिया, देशभक्ति की विचारधारा को बदल के रख दिया। अदर दूसरी जो अभी हाल ही में एक मूवी आई थी एनिमल, वहाँ एक अलग प्रोस्पेक्टस था। एक मूवी आई थी अभी जल्दी, जिसमें जो हम देखते हैं कि जो दर्शक थे वो जो एक्टर और एक्ट्रेस के भावों से अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं कि पूरे देश में उन कुछ सुसाइड के केस भी हुए। तो आपसे जानना चाहता हूं सर कि जो आपके अकॉर्डिंग जो बॉलीवुड का जो मौजूदा प्रोस्पेक्टस है, बॉलीवुड किस दिशा में जा रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? सर देखिए, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं, और इतने बड़े सवाल का जवाब शायद मेरे से संभव नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन मतलब मेरे एक विचार में क्या है कि ऑडियंस सब चीजों के लिए है। आप कुछ भी बनाएंगे लेकिन अच्छा बनाएंगे, मेहनत से बनाएंगे, जिसमें ईमानदारी हो, सिंसियरिटी हो, मेहनत हो, तो आपको अपना ऑडियंस जरूर मिलेगा। आप चाहे कोई भी भक्ति संगीत हो, चाहे आप किसी प्रेम के बारे में बनाएं, देशभक्ति के बारे में बनाएं, लेकिन अगर उसके पीछे मेहनत है और एक सिंसियरिटी है, ईमानदारी है, बहुत ओरिजिनलिटी है ना, तो वो चीज जरूर चलेगी, लोगों को पसंद आती है। तो दिशा कौन सी हो सकती है किसी भी इंडस्ट्री की, वो तो कहना सर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन सी चीज कब बदल जाए किसको मालूम है। तो मैं बल्कि एक श्रोता के हिसाब से ये कहूंगा कि अगर मैं जो चीजें बनते हुए देखता हूं, मुझे लगता है कि हर एक गीत का एक ऑडियंस है। जी, आपकी सर पसंदीदा हिंदी मूवी कौन सी है सर मेन, और जो किन खास कलाकारों से, जो एक्टर्स हैं, उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? सर ये तो मुझे उरी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि वो इस समय बाकी जितनी भी फिल्में बनी थी वो उन सब से हटके थी। देखिए अभी धुरंधर आ चुकी है तो आपने देख लिया है, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस मूवी। लेकिन जब उरी आई थी तो उस समय इस तरह की और कोई, अगर आप देखें
तो मूवी नहीं बनी थी। और ये विचार नया था, क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय की आप दूसरी मूवीज देखें तो वो दूसरे विषयों पे मूवी बना रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी मूवी थी जो एक ऐसे विषय पे बनी थी जिसकी जरूरत थी उस समय देश को और ऑडियंस को, और एक माइंडसेट को बदलने की जरूरत थी, और उस समय वो मूवी बनी थी। तो मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा पसंद आई। सर, जो मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री है वो एकदम से बिल्कुल डिफरेंट है। आप वहां से समुद्र की लहरों को त्याग करके एकदम से चकाचौंध वाले जीवन में आए हैं, एक फुल एंटरटेनमेंट लाइफ में आए हैं। अब इससे आपके निजी जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है? सर, पहली बात तो ये है कि मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से आज भी समर्पित हूं मर्चेंट नेवी के लिए। अपना काम मैं वहां पे भी जो मैं कंपनी चला रहा हूं उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। लेकिन मैंने कुछ टाइम ऐसे मैनेज किया है कि मैं संगीत को भी काफी समय मैंने देना शुरू कर दिया है। तो मैं दोनों ही पहलुओं पे पूरी तरह से फोकस करता हूं। और यहाँ पे अच्छा लगता है सर, हर बार कोई नया गीत बनाता हूं और उसको फिर जब लोगों से प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जैसे मैं आप तक पहुंच गया या आप मुझ तक पहुंचे, हम दोनों आज इस विषय पे बात कर रहे हैं। अगर मैंने ये कदम ना उठाया होता तो शायद ये पॉडकास्ट ही ना होता। जी हाँ सर, लेकिन संतुलन कैसे बैठा? तो आप मर्चेंट नेवी एक अलग डिफरेंट एरिया है, म्यूजिक इंडस्ट्री अलग। सर, ये तो टाइम मैनेजमेंट होता है आपको। हाँ सर, उसमें क्या है कि ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात है। आपको डिसिप्लिन लाना होता है अपनी जिंदगी में कि इतने घंटे मुझे इस चीज के लिए काम जरूर करना है, चाहे आपको 1-2 घंटा सुबह जल्दी उठना पड़े, रात को थोड़ा देर से सोएं। लेकिन जब आप ये ठान लेते हैं कि मुझे दिन में मान लीजिए 3 घंटे जरूर देने हैं या 2 घंटे जरूर देने हैं, तो वो हो जाता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे करके आप बूंद बूंद से ही समुद्र भरना शुरू कर देते हैं। जी सर, कोई भी नया गाना लिखते समय या किसी सब्जेक्ट पर लिखते समय, कोई क्रिएशन करते समय, शुरुआत का पहला स्टेप क्या होता है? क्या महसूस करते हैं? कैसे शुरुआत करते हैं? सर, वो तो देखिए 2 चीजें यहां पे, एक भावना और दूसरा है विचार। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप अपने पिताजी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कई बार भावुक हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि पिताजी ने मेरे लिए देखिए क्या कुछ नहीं किया लाइफ में, है ना। उन्होंने कितनी सारी सेक्रीफाइसेस की हैं, काफी कुछ त्याग किया है उन्होंने। मान लीजिए आप ऐसा सोच रहे हैं अपने बारे में। जब आप ये सब सोच रहे हैं तो आप लिखना भी शुरू कर देंगे। फिर आपको उस तरह के वाकया याद आने शुरू हो जाएंगे जब मान लीजिए आपके पिताजी ने आपके लिए कुछ ऐसा किया जो आपको हमेशा याद रहता है। तो ये सब जब आपके विचार बनने शुरू होते हैं वो उस भावना के बाद आते हैं। तो इस तरह से आप, मतलब मैं सबके बारे में तो नहीं बोल सकता लेकिन मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। तो इस तरह से मेरे गीतों की शुरुआत होती है, कविता की शुरुआत होती है, गीतों की शुरुआत होती है, और वहां से वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। जी सर, एआई का जमाना है और एआई ने म्यूजिक की एक तरह से देखा जाए तो परिभाषा को ही बदल के रख दिया है। चाहे एंटरटेनमेंट का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सभी जगह पर एआई का इंटरफेयर हो चुका है। आप कितनी मदद लेते हैं एआई से, और आपको क्या लगता है कि क्या म्यूजिक इंडस्ट्री पे एआई का इंटरफेयर जरूरी है? सर, प्लीज अलाउ मी टू काउंटर क्वेश्चन यू। अभी आप गजलें सुनते हैं, आप गीत भी सुनते हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। मेहंदी हसन साहब की गजल है, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आपको लगता है ये एआई बना सकता है ये गाना? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। वही चीज मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, अब बताइए, ये संभव ही नहीं है सर। ह्यूमन जो इमोशंस हैं, आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं? हो ही नहीं सकता सर।
जो आवाज में दर्द है, जो धुन बनती है, नहीं तो ह्यूमंस ही रिप्लेस हो जाएंगे ना सर। तो कोई भी चीज आपकी मदद कर सकती है। आप मान लीजिए कोई गीत लिख रहे हैं, एक ऐसा शब्द है जो आपके मन में नहीं आया, हो सकता है कि एआई आपकी मदद कर दे, लेकिन भावनाएं तो आपकी होनी चाहिए, विचार आपके होने चाहिए। कोई सेंटेंस है, कोई छंद है, कोई प्रोज है, उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे कोई एक आध शब्द आपको, जैसे हम लोग पहले डिक्शनरी ढूंढा करते थे किसी जमाने में, और बाद में हो सकता है कि आप ये सब जो आजकल टूल्स आ गए हैं आप उनकी मदद ले लें, लेकिन हमारे इमोशंस जो हैं, जो भावनाएं हैं, उनको तो नहीं कोई रिप्लेस कर सकता ना सर। जी सर, आपने अभी भावनाओं से जुड़ी हुई काफी गंभीर बात, और कभी आपके जो फेस एक्सप्रेशन है काफी गंभीर लहजे में अपनी बात रखी आपने। हमारी आपसे एक दरखास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम चाहेंगे कि सर आपका जो ऑल टाइम फेवरेट कोई एक गाना है वो आप हमें गुनगुना के दिखाएं सर। मेरा खुद का गाना आप कह रहे हैं या कोई भी गाना? कोई भी गाना हो आपका सर। एक्चुअली कोई एक गीत बोलूं मैं तो बहुत कठिन है, क्योंकि बचपन से गीत सुनते आया हूं और बहुत से गाने हमेशा गाता आया हूं। तो एक आपको मैं गीत जो मैंने स्कूल में स्टेज पे भी गाया था, तो वो मैं आपको गुनगुना के सुना सकता हूं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। बड़ा शानदार सर। आपकी आवाज में सर एक मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पुराना नाता रहा है। अमिताभ बच्चन साहब से मेरे काफ़ी पर्सनल लेवल पर उनसे संपर्क रहा है। तो आपकी आवाज़ में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आप एकदम से पकड़ लेते हैं सामने की चीज़ को, आप एकदम से सामने की चीज़ को पकड़ लेते हैं, और इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज है। अगर देखें तो फ्यूचर में एक बड़ी संभावना आपके अंदर छुपी हुई है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत धन्यवाद सर, इतनी बड़ी बात कह दी आपने। इंटरव्यू के सेशन में आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपकी आवाज में काफी पॉसिबिलिटीज है, बहुत गहराई है, ये मायने रखती है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। सर अभी क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे कोई भी न्यू मूवी रिलीज होती है या कोई नया गाना आता है, किसी भी सिंगर का किसी भी भाषा में कोई भी एक कंटेंट आता है जो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, वो सोशल मीडिया पर ही एक बहुत बड़ा स्टेशन है सोशल मीडिया। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो संगीतकार हैं खासकर उनको कितनी मदद देता है? सर बहुत मदद करता है, क्योंकि देखिए आज से अगर आप 20 साल पहले की बात देखें तो उस समय क्या था कि अगर आप अपना गाना बनाते थे और आप प्रोड्यूस भी करते थे, आपको किसी न किसी म्यूजिक कंपनी के पास जाना पड़ता था उसको रिलीज करने के लिए, खास करके जब वो कैसेट्स का जमाना था। तो ये संभावना ही नहीं थी कि आप अपने संगीत को लेके अपने आप लोगों तक पहुंच पाए, कि लोग आपकी आवाज को सुन सकें। ऐसा बहुत कठिन था। तो जो आपका जो स्ट्रगल था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। आज की डेट में क्या है सर कि अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप कुछ गा रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो जाता है। लोगों को पसंद आया तो वो बता देते हैं वहीं पे ही कमेंट्स में कि भाई हमको पसंद आया। कोई बोलेगा लाजवाब है, कोई बोलेगा अरे वाह वाह क्या बात है, आपने क्या बढ़िया चीज लिखी है। अब ये देखिए कि आप कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन कम से कम लोगों तक पहुंचती तो है। नहीं तो अगर आप देखें तो हमसे एक जनरेशन पहले में बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें बहुत प्रतिभा थी, लेकिन उनकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल सर। आजकल बॉलीवुड में रियलिस्टिक मूवी का जमाना है। जो मूवीज बनती है वो रियल लाइफ से बेस्ड होती है।
बायोपिक होती है या कुछ रियल घटनाओं से जुड़ी होती है। देशभक्ति की भी जो मूवी होती है तो वो भारत पाकिस्तान मतलब हिस्टोरिकल जो पास्ट में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनको दोहराया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो गाने हैं, गानों को भी लोगों के जीवन में होने वाली घटनाओं से, उनके जीवन की निजी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं उनसे जोड़कर रचा जाना चाहिए? मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही बात कही है सर, क्योंकि देखिए जब आप कोई वास्तविक चीज जो हो रही है आपकी आंखों के सामने हो रही है, अगर उसको संगीत का रूप दे दिया जाए और अगर उसको ढंग से लिखा जाए तो आप जैसे ही सुनेंगे अपने आप को उसके साथ जोड़ पाएंगे। आपको लगेगा कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है और आप उसको एंजॉय कर पाएंगे सर। लेकिन अगर आप ऐसे गानों को देखें जिनका आपकी जिंदगी के साथ ताल्लुक नहीं है, तो वो कितना भी अच्छा हो, अगर धुन भी अच्छी होगी तो बहुत ज्यादा लोग उसके साथ में मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जी सर, आप जब कोई गाना लिखते हो तो आप ऑडियंस का नजरिया ध्यान में रखते हैं या आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं? सर मैं भी तो ऑडियंस का ही हिस्सा हूं ना, मैं भी तो उसी समाज का हिस्सा हूं। तो जैसा मैं तो वही सोचता हूं जैसा समाज मतलब जैसे हम सब लोग मिलकर सोचते हैं, वो जो एक कलेक्टिव थॉट होता है, मैं भी तो उसी का एक अंग हूं ना। तो ये सोचना कि मतलब मैं अपने दिल की आवाज जो है बस वो लिखूंगा और लोगों की, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं समाज का हिस्सा हूं। तो मैं उसी ढंग से सोचता हूं जैसे लोग सोचते हैं और फिर मैं उसी चीज को लिखता हूं जैसा लोग सोचते हैं। सर अगर आपको लाइफ में एक ऐसा मौका मिले, आपको खुद आपके जो फेवरेट जो संगीतकार हैं, जो आपकी फर्स्ट चॉइस है कि हाँ ये आप उनसे प्रभावित हैं, अगर आपको उनके साथ काम करने का मौका मिले तो ऐसे कौन संगीतकार होंगे जो आपके पसंदीदा हैं, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? सर ये तो बहुत ही कठिन सवाल आपने कर दिया। सर एक छुपी हुई अभिलाषा ये है कि कभी भी मौका मिला तो मैं अगर कोई ऐसा गाना बनाऊं जिसे मैं सोनू निगम जी से गवा सकूं, तो ये मेरी जिंदगी का शिखर होगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि मैं कोई धुन बनाऊं और उस पे सोनू निगम जी गाएं। वो क्योंकि मुझे लगता है कि वो दुनिया में जो वो नहीं गा सकते, वो बहुत ही रेयर टैलेंट है वो। और मेरे गाने की अगर कोई बात है सर, तो मैंने तो आपको बताया कि जो मैं जिस तरह के गाने गाता हूं वो शंकर जयकिशन जी उस तरह की धुन बनाया करते थे और मुझे उस तरह के गीत बहुत पसंद हैं। तो अगर आप आज के समय में देखें सर तो कहना बहुत कठिन होगा मुझे। तो सर मैं चाहूंगा कि विशाल जी का मुझे संगीत बहुत पसंद है और उसी तरह से अगर आप देखें तो शंकर सर के ईशान लॉय इनका जो है संगीत है वो मुझे बहुत ही पसंद है। सर अभी आपने ईशान की और शंकर जी की बात की, हम चाहेंगे कि सर उनसे उनका जो आपका फेवरेट गाना है उसकी 2 लाइन आप गुनगुना दें। नहीं सर ये वो गाने की शैली बहुत अलग है, तो आप मुझे क्षमा करें इस विषय पे। आप मुझे क्योंकि सिंगर के साथ में प्रोड्यूसर है, डायरेक्शन भी करते हो, तो जब कास्टिंग सेलेक्ट करते हो तो किस तरह का मतलब प्रोसेस रहता है, किस तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है टीम को सेलेक्ट करने में, किसी कोई गाने के लिए एक पूरा सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है? सर एक्चुअली देखिए जिस तरह की सिचुएशन होती है, आप जैसी आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप एक बेटे की बात कर रहे हैं तो वो बेटा बेटा लगना चाहिए, और अगर आप वो नालायक निकम्मा कह रहे हैं तो उसकी हरकतें कुछ उस तरह की होनी चाहिए, वो जमनी चाहिए उस चीज पे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है सर, तो वही फॉलो करता हूं मैं। जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो जैसा मैं सोचता हूं, तो उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। जी ओके सर, कोई खास अपना अनुभव हमारे साथ में शेयर करिए जो आपने मर्चेंट नेवी में, क्योंकि सर एक अलग लाइफ होती है वहाँ पर समुद्र में रहना, कोई ऐसा स्पेसिफिक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस आपका जो लगे कि अदर लोगों को मोटिवेट करेगा? सर बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बहुत कुछ होता है, क्योंकि देखिए मर्चेंट नेवी में खास करके जब आप
कप्तान बनते हैं तो उसमें एक चीज बहुत जरूरी है और वो है डिसीजन मेकिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपके एक फैसले पर बहुत से लोगों की जान जो है वो जा सकती है या बच सकती है। आप तूफान में हैं या जहां पे फायर आग लग गई है या कोई इमरजेंसी आ गई है, ऐसी सिचुएशंस में आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत तेज होनी चाहिए और आप में एक टीम वर्क की स्पिरिट होनी चाहिए। आप सभी लोगों को एक साथ में लेके चल सकें, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप लैंड से हजारों नॉटिकल माइल्स, हम लोग आमतौर पे डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं कहते हैं, समंदर में हम लोग नॉटिकल माइल्स में दूरी को मापते हैं। तो आप जब हजारों मील दूर हो, मान लीजिए आप इन द मिडल ऑफ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन में हैं और कोई विपदा आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो आप और आपके साथ आपकी जो टीम है वही मैटर करता है उस समय। तो वो बहुत जरूरी है कि आपका जो सफर रहा है फ्रॉम अ कैडेट, व्हेन यू जॉइन मर्चेंट नेवी, यू जॉइन एज अ कैडेट, फ्रॉम कैडेट टू मास्टर कैप्टन, हाउ यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव लर्न, कितनी इमरजेंसीज, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस आपने देखी हैं, उससे आपका कैरेक्टर बनता है। क्योंकि हर बार आप एक नई दुविधा देखते हैं, आप एक परेशानी देखते हैं, लेकिन उसका समाधान आपके सीनियर्स ने कैसे किया, आप उससे सीखते हैं। और जब आप कैप्टन बन जाते हैं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है एक इंप्रेशन कि किस तरह की सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। सर, अगर कोई युवा आपकी तरह मर्चेंट नेवी में अपनी रोल को देखता है, अपना एक कैरियर देखता है, तो किस तरह, क्या संदेश देंगे आप? किस तरह की खास तैयारी उनको करनी चाहिए? क्या उनका मेंटल लेवल रहना चाहिए और कितना करेज उनके अंदर होना चाहिए? सर, मैं हमेशा से कुछ बातों में बिलीव करता रहा हूं जो मेरी लाइफ की फंडामेंटल्स हैं। पहली बात है, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से, शिद्दत और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। जो भी आपका ख्वाब है, सिर्फ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए नहीं, आप कुछ भी बनना है जिंदगी में, आप कितने सिंसियर हैं अपने मकसद में, ये बहुत जरूरी है सर। क्योंकि अगर आपको आपके मम्मी पापा, पड़ोसी, अंकल चाचा या दादा दादी फोर्स करते हैं तो उससे ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हैं। वो मोटिवेशन अंदर से होती है, आपको कोई रास्ता दिखा देता है कि देखो भाई आप इस तरह के बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी ईमानदारी से मेहनत करना वो तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बार बार मोटिवेट नहीं कर सकता है, वो मोटिवेशन जो है वो अंदर की होनी चाहिए। दूसरा है सर डिसिप्लिन। आप मेहनत करना चाहते हैं और साथ में अगर आप डिसिप्लिन आपके अंदर है, अनुशासन आपके अंदर है, तो मुझे लगता है सर कि काफी कुछ अचीव किया जा सकता है लाइफ में। जी सर, एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आप ही की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में आके अपने एक बड़ा सपना देखते हैं, एक बड़ा मुकाम हासिल करने का सपना देखते हैं, किस तरह वो हकीकत में बदल सकते हैं? उनको आप क्या मोटिवेशनल मैसेज देंगे? सर, पहली बात तो ये है कि मैं नाचीज हूं, मैंने तो कुछ अचीव नहीं किया है और ना ही मैं इस तरह के किसी लेवल पे इवन नजदीक भी नहीं हूं कि मैं कुछ कमेंट करूं इस चीज के मामले में। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ के कुछ फंडामेंटल्स हैं और वो ये है कि जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, मैं वही कर रहा हूं। मैं मेहनत करता रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि अनुशासन रहे मेरी जिंदगी में। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, अगर और भी कुछ मेरे को सिखा सके वो, तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं या किसी को कोई ऐसा संदेश दूं जिससे उनकी दुनिया बदल जाए। मैं तो बल्कि ये सोचता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं और अगर आप मेरे साथ कोई ऐसा विचार साझा कर सकते हैं जिससे मुझे भी फायदा हो, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूंगा और आपके दर्शकों का बहुत आभारी रहूंगा। तो आपने सुना कैप्टन वीरेंद्र मिश्रा जी को, उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफ़ी सेंसिबल एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए। और सबसे बड़ी जो खासियत है कैप्टन वीरेंद्र मिश्रा जी के साथ कि उन्होंने समुद्र की लहरों के साथ अब भी उनका जो नाता है वो कायम है। म्यूजिक इंडस्ट्री में और शिपिंग इंडस्ट्री में दोनों जगह पर उनको महारत हासिल है और अपने खास अनुभव को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स लॉट्स, आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर, थैंक्स लॉट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर।